पढ़ रहे हैं, आपको पता है यूनिट का नाम आप जानते ही हैं, यूनिट 4 है। और नाम बताइए बच्चों, आप जान रहे हैं, आप देख रहे हो तो नाम आपके मन में तुरंत आ गया होगा। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बार बार आप एक वीडियोस को देख रहे हैं तो आपके माइंड में ये बात तुरंत रिकॉल आ जाएगी कि आप कौन से सर क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आप अपने फेयर कॉपी में टॉपिक वाइज लिखते चाहिए कि कौन से सर ने कौन सा वीडियो दिया है सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, वीडियोस के सीरियल नहीं बन पा रहे हैं, किस तरह से हम बनाएं। तो आप उसका लिए एक प्रोसीजर अपनाइए, एक तरीका अपनाइए। आप वीडियोस को लाइन बाय लाइन अपने कॉपी में टाइटल के साथ नोट करते जाइए। आप जैसे नोट करते जाएंगे तो आपको वीडियो खोजने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी, कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एक स्टूडेंट ने पूछा है, मैं उसको आपके सामने आज डील करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये था, पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था लेंज लॉ। एक क्वेश्चन मैंने बताया था, क्वेश्चन ये था कि लेंज लॉ इज द अकॉर्डेंस with the law of conservation of energy। जी, यही क्वेश्चन था, मैंने इसका आंसर ही बताया था, सारा डील किया था। फिर आपने जब इसको देखा, आपके मन में क्वेश्चंस आए, आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह से इस क्रम को बनाए रखिए, क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमें शक्ति देते हैं कि हम आगे फिर नया वीडियो नई ऊर्जा के साथ बना सकें। तो आप क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा और हम खुशी होगी इस बात से। तो क्वेश्चन आया था कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने बताया था, देखिए ध्यान से, एक कॉइल था इस तरह से, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया था, ठीक है। एक मैग्नेट यहाँ पर था, बार मैग्नेट, इसका दो पोल होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। बार मैग्नेट में आपको पता है दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अभी हमने नॉर्थ पोल को यहाँ रखा है, साउथ पोल को यहाँ रखा है। अब इस मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से इस कॉइल से लिंक्ड हो जाएंगी। लिंक्ड होने का मतलब है जुड़ जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। इन लाइंस को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। आप बहुत बार पढ़ चुके हैं इस बात को, आपको याद ही होगा। अब जब मैग्नेट को इस कॉइल के नजदीक लाया जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले कम था वो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, पहले कम था अब ज़्यादा हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे चेंज हुआ तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ये किसने बताया था? फैराडे ने बताया था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से लिंक्ड होता है और वो फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है। अब उसके बाद आए लेंज। लेंज नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो उसका विरोध करेगा जिसके कारण वो इंड्यूस हो रहा है, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन उस तरह से होगा कि ये अपने काउज को, जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है, उसको अपोज करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लियरली, फिगर से आपको समझ में आ रहा है कि ये मैग्नेट ही है जिसके कारण यहाँ पर इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो अब ये कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो किसका अपोज करेगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, इस मैग्नेट का अपोज करेगा। अब अपोज करने के लिए, अपोज कर रहा है, मैग्नेट का मोशन इधर से ऊपर से नीचे की हो रहा है, मैग्नेट को अपोज करना है। तो अपोज करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए ताकि ये मैग्नेट अपोज हो जाए? आप जानते हैं
कि मैग्नेट के दो सिमिलर पोल, सेम पोल, लाइक पोल, एक जैसे पोल जब आमने सामने आते हैं तो वहाँ पर रिपल्सन होता है। ये बात आप पढ़ चुके हैं, मैंने भी ये बात आपको बताई थी। तो यहाँ पर इस कॉइल के अपर पार्ट में नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्थ पोल सर आखिर डेवलप कैसे हो रहा है, क्यों यहाँ नॉर्थ पोल आ गया। इसी को मैं आज बता रहा हूँ। आप फिर से फिगर को ध्यान से देखिए, ये इस तरह से कॉइल है, ठीक है। ये मैग्नेट है नॉर्थ और यहाँ साउथ। ये इस तरह से बार मैग्नेट हम लोगों ने लिया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक्ड होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो यहाँ ईएमएफ जनरेट होगा और करंट भी बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। अब इस करंट का डायरेक्शन किधर होगा वो समझना होगा। इस करंट का डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो चीजें होती हैं, आप जानते हैं। मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया और एक दूसरा सर्कल बनाया। अब ये आप बताइए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर से होगा, एंटी क्लॉकवाइज किधर से होगा। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में। तो हमको पता है कि घड़ी की सुई इस दिशा में ऐसे घूमती है, तो ये अगर डायरेक्शन मैंने इस तरह से बनाया तो ये कहलाएगा क्लॉकवाइज। और अगर इसका अपोजिट कर दें घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो यहां पर इसको कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एक कॉइल में इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है तो उसका डायरेक्शन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये अपर पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये कॉइल ऐसे घूम रहा है तो ये घड़ी की सुई इस तरह से घूमेगी, तो इस तरह से नहीं घूमकर उल्टा, यानी कि ये इस तरह से घूमेगी, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से बनेगी। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो यहाँ पर कॉइल के अपर पार्ट में नॉर्थ पोल ही एग्जिस्ट करता है। यही रीजन है, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेगा, या आप बोल सकते हैं नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका ठीक अपोजिट, अब मैग्नेट का मोशन ऊपर की ओर होगा। यहाँ पर मैग्नेट नीचे की ओर आ रहा था, अब मैग्नेट का मोशन ऊपर की ओर होगा। तो अब इस एरो को मैं चेंज करता हूँ, ये ऐसे चला जाएगा। तो मैग्नेट का मोशन ऊपर हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से अब घटना शुरू होगा जो पहले बढ़ रहा था। अब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े या तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटे। तो यहाँ देख रहे हैं कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, अब ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब फैराडे के अनुसार, फिर लेंज के अनुसार क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो अपोज करना चालू करेगा। तो अब मैग्नेट देखिए ऊपर जाना चाह रहा है। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए, जरा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा, प्रोड्यूस होगा, जो इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। अपोज मतलब रोकेगा। देखिए मैग्नेट ऊपर जाना चाह रहा है, तो यहाँ पर आप बताइए कौन सा पोल बनेगा जो मैग्नेट को नीचे की ओर खींचेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ नॉर्थ पोल है, तो अब डेफिनेटली निश्चित तौर पर यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा, जो मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जबकि मैग्नेट ऊपर जाना चाह रहा है। तो अब यहाँ पर ठीक इसका उल्टा सिचुएशन हो जाएगा। फिर से हम लोगों ने कॉइल लेना, वही मैग्नेट है, वही दोनों पोल हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब क्या है, इस कंडीशन में इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज हो जाएगा तो क्लॉक तो ऐसे घूमती, ऐसे ऐसे इस तरह से,
तो ये देखिए ये ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे और ये देखिए ठीक इसका अपोजिट इधर है। तो इस कंडीशन में जहाँ क्लॉकवाइज होगा वहाँ पर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, या दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि इस कॉइल का अपर पार्ट साउथ पोल को एक्वायर करेगा, साउथ पोलैरिटी को एक्वायर करेगा। तो आप आशा है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पोल्स अपने आप कैसे आ रहे हैं, क्या इसका रीजन है। तो ये आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप जब वीडियो देखें तो अपने पास कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें, और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नज़र आती है, जो दिखाई देता है, उसको आप नोट करते जाएं। वीडियो को रोक कर देखें, धीरे धीरे देखें, रिपीट करके देखें, तो आप सारी चीज़ों को लिख पाएंगे। वैसे ये सारी बातें हमारे द्वारा जो PDF नोट्स दिया गया है पहले से ही, सब उसमें डिटेल में दी गई हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आप जितनी बार पूछेंगे मैं आपको उतनी बार बताऊँगा, इससे मुझे खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया था, आपको याद होगा अगर आपने पीछे लेक्चर देखा होगा। एक मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स है और एक इक्वेशन दिया था। इक्वेशन ये था 5TQ प्लस 2T² माइनस 7, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था। हो सकता है कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हो, लेकिन आपको बनाने का तरीका समझना है कि क्या होता है। यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं 3T प्लस 7, इस तरह से कोई भी हो, आपको बनाना जानना है किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन ये था कि फाइंड द इंड्यूस्ड EMF, और मैंने इसको लिखा था फाइंड द रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही बात लिखी हुई थी। अब आपको इसको सॉल्व करना था। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसको ज़रूर सॉल्व किया होगा। आइए मैं उसको बता देता हूँ, आप उसको मिला लीजिएगा। बहुत ही इजी है, एक स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्वेश्चंस में आता है एग्जामिनेशन में, 1 मार्क का क्वेश्चन। आपको यहाँ पर EMF निकालना है E, तो आप जानते हैं कि E का फॉर्मूला होता है d∅dt। तो आपको फाई को डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। यही बात दोबारा यहाँ पर लिखी गई है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, वही बात दोबारा लिखी गई है कि फाइंड द रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको तुरंत चुटकियों में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या लिखेंगे, d∅dt, यहाँ पर d/dt, और जो इक्वेशन दिया है उसको लिख देना है 5TQ प्लस 2T² 3T प्लस 7। अब ये डिफरेंशिएशन आपने कई बार बनाया है, 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स में बहुत जगह यूज है। मैंने पहले भी कहा था कि फिजिक्स में मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा योगदान है। जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा होगा, फिजिक्स ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो आप ठीक है, आइए इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसको अलग अलग करके करेंगे। तो d/dt आप लिख सकते हैं 5TQ प्लस d/dt 2T² माइनस d/dt 3T प्लस, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। इसको नहीं भी लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला, ये जो पावर है ये कोफिशिएंट बन के आगे आता है 3 × 5, और ये हो जाएगा एकम स्क्वायर, प्लस यहाँ भी वही चीज़ होगा 2 × 2T, एक पावर कम, माइनस यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 3, क्योंकि dt/dt कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 15T² प्लस 4T माइनस 3। आ गया सॉल्यूशन d∅/dt। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे पूछ सकता है आपसे कि अगर यहाँ टाइम दिया रहे, टाइम सपोज 2 सेकेंड है, तो आपको पूछा जाएगा कि 2 सेकेंड पर मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या रिजल्ट आएगा।
तो कुछ नहीं करना है, जहाँ टी आपको नजर आ रहा है उसमें आप 2 पुट कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान है, इसको आपने कर लिया होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल भी मैंने आपको एक छोटा सा दिया था असाइनमेंट, यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए। हम लोगों ने कल पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन, आपको याद होगा म्यूचुअल इंडक्शन, और वहाँ पर जो कांस्टेंट आया था m, उसका यूनिट और डायमेंशन मैंने आपको निकालने के लिए कहा था। तो आप देखिए, अगर आपने निकाल लिया होगा तो ठीक है, मैंने हिंट भी कर दिया था कि जो यूनिट और डायमेंशन सेल्फ इंडक्शन का होगा वही यूनिट और डायमेंशन म्यूचुअल इंडक्शन का होगा। तो कल आपने बनाया होगा, आइए फिर से उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। कल का जो फॉर्मूला था म्यूचुअल इंडक्शन का वो था phi इक्वल टू m इंटू आई, क्योंकि कल मैंने बताया था ये जो फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट पर होता है। अब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा m आई, इसी m का यूनिट और डायमेंशन आपको फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यूनिट ऑफ m, m इक्वल टू हो जाएगा फाई बटा आई, फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, आई इक्वल टू करंट, फ्लक्स का यूनिट हो गया वेबर, करंट का हो गया एम्पियर, तो ये बन गया वेबर पर एम्पियर, और इसी को बोला जाता है हेनरी, इसी को बोला जाता है हेनरी, साइंटिस्ट का नाम है। इसको हम लोग H से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल में लिखना हो सिंगल लेटर में तो H लिखेंगे, पूरा लिखना होगा तो हम लोग स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। और मैंने आपको बताया था बहुत स्मॉल यूनिट का हम यूज करते हैं, 1 मिली हेनरी बराबर हो जाएगा 10⁻³ हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी ये हो जाएगा 10⁻⁶ हेनरी, ये आ गया। इसी तरह से अब अगर डायमेंशन निकालना हो तो हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ m, कल जो डायमेंशन आया था वही डायमेंशन इसका आएगा, सेम, कोई चेंजिंग नहीं होने वाली। यहाँ देख रहे हैं हमारे पास फॉर्मूला है वी नो m इक्वल टू फाई बाई आई, पहले फाई का डायमेंशन लिखेंगे, आई का डायमेंशन लिखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो फाइनल डायमेंशन हमारा आ जाएगा। फाई यानी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है B इंटू ए, ये हो गया आई। अब आप B यानी मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में पढ़े होंगे, मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू होता है क्यू वी बी, यहाँ से आप B का वैल्यू लिख सकते हैं, B इक्वल टू हो जाएगा F बाई क्यू वी। आप इस B को यहाँ पुट कर दीजिए तो हो जाएगा F बाई क्यू वी इंटू ये A और ये I जो बचा हुआ था। फोर्स का डायमेंशन सब लोग पता है m l t माइनस 2 इंटू ए फॉर एरिया, तो वहाँ पर हो जाएगा l स्क्वायर। अब आ जाइए q, q का मतलब चार्ज, चार्ज का डायमेंशन होता है a t इंटू v वेलोसिटी, वेलोसिटी का होगा l t माइनस 1, I फॉर हो गया करंट यानी कि a एम्पियर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, खुद ब खुद आंसर आपके सामने। देखिए ध्यान से, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कॉमन है जो कैंसिल हो जाएगा और जो बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। सबसे पहले m, अब देखिए यहाँ पर l का पावर 1, यहाँ l का पावर 2, यहाँ l 1 है और कहीं पर l दिखाई नहीं दे रहा, तो ये l से ये l कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया l का पावर 2। t को देखते हैं, t का पावर -2, यहाँ देखिए t का पावर -1, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, बच गया t का पावर -2। अब बचा a, यहाँ भी a, तो a और a यहाँ पर पावर हो जाएगा 2 और जब ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा -2, ये निकल गया डायमेंशन। अब जिन्होंने अपने कॉपी में यूनिट और डायमेंशन बना लिया है वो लोग मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जिन्होंने नहीं बनाया है वो फिर से नोट कर सकते हैं। ये यूनिट और डायमेंशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होता है, ये पूछा जाता है।
ये हो गई दो बातें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो तीसरा हमारा था टॉपिक आज इम्पॉर्टेंट है, वो एक लॉ है। लॉ के बारे में बताएंगे कि लॉ से हम लोग किस तरह से डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। और उस लॉ का आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, तो आज उसके बारे में बताते हैं। उस लॉ का नाम है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर, पिछले यूनिट में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी बातें बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले मैं जैसे बोल रहा हूँ आप लोग उसको फॉलो कीजिए। अपने राइट हैंड की 3 उंगली को इस तरह से निकालना है। राइट हैंड, मैंने राइट हैंड कहा है, आप लेफ्ट हैंड मत निकालिए, राइट हैंड को सामने रखिए। ये 3 उंगली आप पहचान ही रहे हैं, ये है थंब, फर्स्ट फिंगर और ये मिडिल फिंगर। 3 फिंगर का नाम फिर से सुनिए, थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर। इन्हीं तीनों को हम लोग अलग अलग चीज़ों के डायरेक्शन के रूप में यूज करते हैं। अब देखिए इस रूल का यूज कहाँ है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के मोशन को फाइंड करने के लिए इस रूल का यूज किया जाता है। हमें ये जानना जरूरी है कि हम जो रूल सीखने जा रहे हैं उसका एप्लीकेशन, उसका यूज कहाँ है। तो यूज पहले सुन लीजिए। इस रूल से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर के मोशन को फाइंड किया जाता है। अब ध्यान से समझिए, ये 3 जो फिंगर्स हैं किस किस चीज को इंडिकेट करते हैं। ये जो थंब है, फर्स्ट फिंगर और ये मिडिल फिंगर, 3 फिंगर हैं। आइए यहाँ पर पहले इसको लिखता हूँ मैं पहले। थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, इस तरह से। इसका मैं फिगर आपको नहीं बना रहा हूँ, फिगर आप हाथ से ही जो मैं बताऊंगा उसको आप देखकर समझ जाएंगे, तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो है, पहले देखिए फर्स्ट फिंगर, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन इस फिंगर से पता चलेगा। दूसरा है ये मिडिल फिंगर, ये बताएगा कि इस कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन किधर है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन। और ये जो थंब है ये बताता है डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर का डायरेक्शन, मोशन किधर हो रहा है, वो थंब से हमें बताता है। तो इसको मैं, ठीक है। अब देखिए फिर से मैं डायरेक्शन को लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट फिंगर ये बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मिडिल फिंगर जो है ये बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो ये जो है तीनों फिंगर्स, इसका अलग अलग जगह यूज होगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हम लोग सीखेंगे। और एक जरूरी बात, ये जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, इसको हम लोग दूसरे भाषा में ये भी बोलते हैं जनरेटर रूल, जनरेटर रूल। इस यूनिट के लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। उस समय इस रूल का हम लोग थोड़ा इस्तेमाल देखेंगे, वहाँ पर कैसे यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आशा है आप वीडियो को पूरा देखेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू वेरी मच।